कभी आपके दिमाग में ये बात आई है कि आज से करीब 1000 साल पहले का भारत कैसा था? खासकर उस घुमक्कड़ की नज़र में जो दूर देश से आकर पहली बार भारत को देख रहा था। क्या तब भी भारत के लोग आज ही की तरह दिवाली मनाते थे? बाहर से आए घुमक्कड़ों की तरफ उनका क्या रवैया था? अगर इन सवालों में आपकी रुचि हो तो आज का एपिसोड आपको अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। घुमक्कड़ों की दुनिया की हिस्ट्री खंगालेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। सोचिए, आप अपने होमलैंड में हो, अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद नाम और ओहदा दोनों कमा चुके हों, और फिर युद्ध के साए में आपको अपना मुल्क छोड़कर दर बदर भटकना पड़े, और फिर एक दिन कोई आए और तलवार की नोक पर आपको अपने साथ चलने को कहे। लेकिन आप इतने नॉलेजेबल हों कि आपको अपना गुलाम बनाने के बजाय वो शख्स आपको अपने सबसे अहम लोगों में शुमार कर ले, और फिर आपकी ज़िंदगी एक अलग मोड़ ले ले। एक ऐसा मोड़ जो आपको दुनिया के सबसे मशहूर घुमक्कड़ों में शुमार कर दे। ये कोई फैंसी वैंसी नहीं है, बल्कि दुनिया के एक मशहूर घुमक्कड़ की कहानी है। ये कहानी है अबू रिहान मोहम्मद अहमद अल बरूनी की, दुनिया जिसे अल बरूनी के नाम से जानती है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है उमेश पंत और आप देख रहे हैं घुमक्कड़नामा। अपने इस शो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया के ऐसे घुमक्कड़ों की कहानियां जिनके सफरनामे हम सब के लिए मिसाल बन गए। तो आज किस्सा सुनाता हूं अल बरूनी का। अल बरूनी सन 973 में काथ यानी आज के उज़्बेकिस्तान के बरूनी नाम की जगह पर पैदा हुए। तब इस जगह को ख्वारिज़म कहा जाता था। अल बरूनी को बचपन से ही पढ़ने लिखने का माहौल मिला। हालांकि वो खुद कहते हैं कि उन्होंने कभी अपने पिता को नहीं देखा, लेकिन उन्हें जल्द ही ख्वारिज़म के शहंशाह का संरक्षण मिल गया। अल बरूनी की मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी में बड़ी रुचि थी। आगे चलकर उन्होंने इन विषयों पर कई ग्रंथ भी लिखे। रिलीजियस साइंस और ग्रीक साइंस, इन दोनों पर अल बरूनी की अच्छी खासी पकड़ हो गई थी। उन्होंने ग्रीक साहित्य के फारसी अनुवाद पढ़े और अरस्तु जैसे दार्शनिकों को पढ़ने का मौका भी उन्हें मिला। ये वक्त था जब उस समय के किंग्स, इंटेलेक्चुअल्स और कलाकारों को पूरा सपोर्ट दे रहे थे। हालांकि ख्वारिज़म के शाह जो अल बरूनी के पैट्रन थे, उनके ही दरबारियों ने हत्या कर दी और ख्वारिज़म में एक गृहयुद्ध जैसी स्थिति हो गई। अल बरूनी को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। अब उन्हें समनेट डायनेस्टी में पैट्रोनेज मिली। इस डायनेस्टी के अंतर्गत आज के पूर्वी ईरान और अफगानिस्तान का हिस्सा आता था। अल बरूनी वापस की राजधानी बुखारा में रहने लगे। अल बरूनी की ज़िंदगी में इसके बाद का कुछ वक्फा युद्धों से बचते और नए संरक्षक ढूंढते हुए बीता। वो कभी कैस्पियन सागर के पास किसी शहर में रहते तो कभी कहीं और। ये वो दौर था जब उन्हें न चाहते हुए भी तमाम यात्राएं करनी पड़ी। फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ उलट पलट कर रख दिया। क्या थी वो घटना जिसने अल बरूनी की ज़िंदगी को एक अलग ही मोड़ दे दिया? आइए जानते हैं। ये वक्त था 998 ईस्वी का। गजनी यानी आज के अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अलग अलग जगहों पर धावा बोल रहे थे। इसी सिलसिले में उन्होंने समनेट डायनेस्टी को अपने कब्जे में ले लिया। कहते हैं कि लौटते हुए सुल्तान महमूद कई लेखकों, कलाकारों और दार्शनिकों को अपने साथ लेकर गए। अल बरूनी की ख्याति भी सुल्तान तक पहुंची और उसने उन्हें भी अपने साथ चलने के आदेश दे दिए। लेकिन अपना गुलाम बनाने के बजाय ज्योतिष विज्ञान या एस्ट्रोलॉजी में उनके ज्ञान और प्रतिभा को देखते हुए सुल्तान महमूद ने उन्हें राज ज्योतिषी के पद पर रख लिया। इस बीच गजनी के सुल्तान महमूद ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। ये अल बरूनी की ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम मोड़ था। अपनी इस यात्रा में सुल्तान महमूद ने अल बरूनी को भी शामिल कर लिया। वो अल बरूनी जिसकी दुनिया अब ग्रीक, फारसी और अरबी के दर्शन और साहित्य तक सीमित थी, अब एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने जा रहा था जिसने लिखने पढ़ने की दुनिया के एकदम नए रास्ते उसके लिए खोल दिए। चलिए चलते हैं उस दुनिया में अल बरूनी के साथ। वो यात्रा जिसने अल बरूनी को ज्ञान विज्ञान के एक नए सफर पर लेकर चलना था, वो यात्रा थी भारत की। सन 1017 में अल बरूनी सुल्तान महमूद की सेना के साथ भारत आए और फिर 1030 तक वो यहीं रहे। एक और जहाँ गजनी के सुल्तान महमूद की इस भारत यात्रा का मुख्य मकसद भारत के मंदिरों से सोना और जवाहरात वगैरह लूटना था, वहीं इस यात्रा में अल बरूनी का मकसद क्या था? उनका मकसद था यहाँ के धर्म दर्शन के ज्ञान के भंडार को हासिल करना।
भारत आकर अलबरूनी ने सबसे पहले उन ग्रंथों के बारे में पता किया जो भारतीय धर्म, दर्शन और विज्ञान की समझ बनाने के लिए ज़रूरी थे। उनको पतंजलि के महाभाष्य और कपिल मुनि के सांख्य दर्शन के बारे में पता चला। उन्होंने अपनी किताब किताबुल हिंद में लिखा है कि उन्होंने इसका अपनी मातृभाषा में अनुवाद किया। उनकी मातृभाषा क्या थी? अरबी। अलबरूनी ने उपनिषदों और पुराणों को भी पढ़ा और अपनी किताबों में इनको कोट भी किया। अलबरूनी को भारतीय दर्शन ने बहुत प्रभावित किया। इसे पढ़ने के लिए उन्होंने बाकायदा संस्कृत सीखी। उन्होंने ग्रीक दर्शन भी पढ़ा। अपनी किताब में उन्होंने बताया कि उन्होंने दोनों दर्शनों के बीच कई समानताएं भी देखी। अलबरूनी ने भारत के बारे में कई अच्छी बातें कही, लेकिन कई बातें थी जो उन्हें अच्छी नहीं लगी, और ये बात खास है कि उन्होंने पूरी साफगोई से ये बातें अपने ग्रंथ में लिखी। आइए जानते हैं अलबरूनी ने क्या कहा 11वीं शताब्दी के भारत के बारे में। ब्रिटिश भारत से पहले के भारत के बारे में, उसकी सीमाओं के बारे में और उसके विस्तार के बारे में कई सारे मतभेद हैं, लेकिन अलबरूनी के दस्तावेज भारत की विस्तृत सीमा के बारे में कई जानकारियां देते हैं। इन विवरणों के हिसाब से भारत के उत्तर की दिशा में हिमालय की काराकोरम रेंज और उसके पूर्व के तरफ के हिस्से में भारत की सीमा थी। इसमें कश्मीर और सिंधु नदी के उद्गम का हिस्सा भी शामिल है। भारत की पश्चिमी सीमा में आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के हिस्से से लेकर नीचे की तरफ सीस्तान तक का हिस्सा आता था। भारत की दक्षिणी सीमा में समुद्री किनारे का हिस्सा था जो मकरान की राजधानी तिज से शुरू होता था। हालांकि भारत की पूर्वी सीमा के बारे में स्पष्ट तौर पर अलबरूनी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने जिक्र किया है कि इस तरफ वंगा, प्राग ज्योतिष और लोहित का हिस्सा आता था। इन इलाकों में आज के बंगाल, असम और अरुणाचल के हिस्से शामिल हैं। अलबरूनी भारत के खास विज्ञान रसायन की भी चर्चा करते हैं जो एल्केमी से मेल खाता है। नागार्जुन नाम के रसायनविद का जिक्र करते हुए वो बताते हैं कि इस विज्ञान के जरिए लोगों का इलाज किया जाता था, ऐसे लोगों का जिनका इलाज संभव नहीं था, जिससे भारत की चिकित्सा पद्धति की समझ का भी पता लगता है। अलबरूनी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में माप की इकाइयों और एक जगह से दूसरी जगह की दूरियों के बारे में दुनिया को जानकारी दी। साथ ही उन्होंने भारत के त्योहारों के बारे में भी कई जानकारियां दी, जैसे ज्येष्ठ के महीने में लोग बीज से निकले हुए फूलों को नदी में प्रवाहित करते थे ताकि अच्छी फसल आ सके। भाद्रपद में गेहद नाम का उत्सव मनाया जाता था जिसमें लोग जेल में कैद किए गए लोगों को खाना देने जाते थे। सोचिए क्या दौर रहा होगा। इसके अलावा दिवाली या बाली राज्य नाम से एक पर्व का जिक्र भी आता है जिसे आज दीपावली के नाम से जानते हैं। अलबरूनी ने कोकन के इलाके में शारवा नाम के एक अनोखे जानवर के बारे में बताया जिसके 4 पैरों के अलावा पीछे की तरफ ऊपर की ओर बनी 4 टांगों जैसी संरचना थी। इस जानवर के सींग भी थे और ये इतना शक्तिशाली था कि हाथी को 2 हिस्सों में काट सकता था। तत्कालीन भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में बताते हुए अलबरूनी ने कहा कि घर के मसलों पर औरतों की राय लेना बहुत अहम समझा जाता था। हालांकि पति के मरने के बाद उनकी पत्नियों के पास 2 ही विकल्प थे, या तो वो सती हो जाएं या फिर जीवन भर अविवाहित ही रहें। गाय को मारकर खाने के बारे में अलबरूनी बताते हैं कि गाय को मारना प्रतिबंधित था, लेकिन इसकी वजह कोई धार्मिक नहीं थी, बल्कि वो इसकी जगह व्यावहारिक और आर्थिक कारणों से प्रतिबंधित था। गाय उन दिनों लोगों के एक जगह से दूसरी जगह आने जाने और सामान ले जाने का अहम साधन थी। इसके अलावा खान पान से लेकर खेती तक में गाय का अहम योगदान था। ऐसे में गाय को मारकर खाने पर प्रतिबंध जरूरी था। यह प्रतिबंध भारत ही नहीं बेबीलोन के इलाकों में भी था जो लगातार बंजर होते जा रहे थे। ये कुछ खास जानकारियां थी जो अलबरूनी ने दुनिया को न दी होती तो मध्यकालीन भारत के बारे में कई बातें अनसुनी रह जाती। अलबरूनी भारतीय दर्शन और विज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कुल 140 किताबें लिखी और अलग अलग विषयों पर लिखी। उनकी इस किताबों में उन्होंने ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और आर्यभट्ट जैसे हिंदू विद्वानों का जिक्र किया। ये विद्वान ईसा से करीब 550 साल पहले गणित, विज्ञान, भूगोल और ज्योतिष जैसे विषयों पर कमाल की थ्योरीज दे चुके थे। हालांकि जब अलबरूनी भारत पहुंचे तो भारत के हिंदू धर्म के ज्ञान विज्ञान में चरम का वह दौर कई 100 साल पीछे छूट चुका था।
अलबरूनी ने तत्कालीन भारत की कड़ी आलोचना भी की, जिसके लिए कई बार उन पर आरोप लगते हैं कि वो भारत के बारे में पूर्वाग्रह लेकर आए। हालांकि कई विद्वान मानते हैं कि उनके विवरणों में जितनी ऑब्जेक्टिविटी है वो जगह मिलना बड़ा मुश्किल है। अलबरूनी ने अपनी किताब में कहा कि उनके समकालीन हिंदू भारत से बाहर की दुनिया के बारे में कम जानते थे। अलबरूनी ने भारत के बारे में अपना अनुभव लिखते हुए बताया, हिंदू मानते हैं कि दुनिया में उनके देश जैसा कोई देश नहीं है, उनके देश के राजाओं जैसे कोई और राजा नहीं है, उनके धर्म के जैसा कोई धर्म ही नहीं है, उनके विज्ञान के जैसा कोई दूसरा विज्ञान नहीं है। विदेशियों के बारे में भारत के लोगों की सोच बताते हुए अलबरूनी ने कहा, भारत के लोग विदेशियों को म्लेच्छ या अपवित्र कहते हैं, उनके साथ शादी या किसी भी तरह के रिश्ते से परहेज करते हैं, उनके साथ खाने पीने उठने बैठने से बचते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि ऐसा करने पर वो अपवित्र हो जाएंगे। अलबरूनी इसके बाद कहते हैं कि अगर ये लोग दुनिया घूम लें और दुनिया के साथ मेलजोल बढ़ा लें तो उनका नज़रिया जल्द ही बदल जाएगा। उनके पूर्वजों की सोच इतनी संकुचित नहीं थी जितनी आज के लोगों की है। कुल मिलाकर अलबरूनी का नाम उन घुमक्कड़ों में लिया जाता है जिन्होंने भारत के बारे में ऐसी बातें दर्ज की जो इतिहास में कहीं खो गई होती अगर अलबरूनी भारत नहीं आते। उम्मीद है आपको दुनिया के मशहूर घुमक्कड़ों में से एक अलबरूनी की कहानी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप मेरे यानी उमेश पंत के साथ देख रहे थे घुमक्कड़ नाम। मिलते हैं ऐसे ही किसी जाबाज घुमक्कड़ की कहानी के साथ अगले एपिसोड में।